स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। इस बार खबर सीधा हॉलीवुड से आ रही है और जिस तरह का वहाँ माहौल बना हुआ है देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं इस बार एक्सपोज होने वाले हैं। कांड छोटा नहीं है। अगर आप हिप हॉप इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा शॉन डिडी कॉम्स के बारे में और उन पर किस तरह के इस समय एलिगेशंस लग रहे हैं और उन एलिगेशंस के अंदर किन किन लोगों का नाम इस समय निकल कर आ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा वही है, वो नाम जो है वो आप लोगों को, अगर आपने मुद्दा सुना ही है तो जस्टिन बीबर और अशर का नाम भी आपने इसमें कनेक्ट होते हुए ज़रूर सुना होगा। तो उसी चीज़ पे आज चर्चा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी इमरजेंसी टॉपिक है, काफ़ी तेज़ी से चीज़ें निकल रही हैं, काफ़ी तेज़ी से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए आज का ये एक स्पेशल इमरजेंसी पॉडकास्ट। बात करने के लिए आज मेरे साथ पॉप मैंशन में द होम टीम मिस मानसी दुबे और मानिक खजूरिया मौजूद हैं। शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहला जो सबसे नया जो इस समय आर्टिकल आया है इस पूरे मुद्दे को लेके वो ये है कि शॉन डिडी कॉम्स हिट विद 120 न्यू सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस इंक्लूडिंग माइनर्स जी। और ये कहता है कि Sean Diddy Combs has been accused of sexually assaulting 120 people, including 25 minors, the youngest of whom was 9-year-old. 120 new sex abuse lawsuits. Texas-based attorney Tony Busby ने ये अनाउंस किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर उन्होंने ये बातें बोली और उन्होंने ये भी बोला है वहाँ पे कि जब नाम आएंगे काफी शॉकिंग होने वाला है सबके लिए कि इस तरह के नाम हो सकते थे। और ये जो एलिगेशंस अभी ये लॉसूट जो भी सामने आए हैं, ये 120 सिर्फ वो हैं जिनके पास पक्का प्रूफ है कि हम डिडी को जिस चीजों के लिए अक्यूज कर रहे हैं वो उसके लिए प्रॉपर प्रूफ है, उनके पास एविडेंसेस हैं बेसिकली जो 120 हैं। बट ऐसे 3000 प्लस लोग हैं जिन्होंने they came to the lawyer's office and they sort of said कि हमारे साथ भी सेम हुआ है, बट 120 के पास ही प्रूफ निकल कर आ पाए हैं, which is again a very shocking number. तो इसमें लिखा है I want to focus on the ages of the victims. When we talk about ages of these victims when the conduct occurred, it's shocking. While noting that the group of accusers is evenly divided by males and females, he revealed the youngest victim was aged 9. उसका जेंडर नहीं बताया है, जो 9 साल का था। This individual who was 9-year-old at the time was taken an audition in New York City with the Bad Boys record. Other boys were there to audition as well. और ये पेज 6 को बताया उन्होंने, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एंटरटेनमेंट सेक्शन है। This individual was sexually abused allegedly by Sean Combs and several other people at the studio with the promise to both his parents and himself of getting a record deal. So basically ये alleged कर रहा है कि उस बच्चे के माता पिता को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, बट वो इतने ग्रीडी थे, इतने लालची थे कि उन्होंने कहा ले लो, कोई नहीं। अब उनको पैसा दिख रहा है सामने है और उसके सामने अगर कोई भी डील रख दो और अंधा पैसा रख दो तो बंदा ऑब्वियसली इंटिमिडेट तो होता ही है यार। ऑब्वियसली वाली बात नहीं है, पर आप अपने बच्चे को बेच के फेम और पैसा थोड़ी ले लोगे। वो बंदे की अपनी नीयत है ना, फिर वो उस चीज को कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो कर देते हैं जाके, उनको क्या मिल रहा है, उनको पैसा से मतलब है भाई। बच्चे के लिए कौन इतना करते हैं, वहाँ पे ध्यान रखते हैं। वहाँ साला बाप ही नहीं टिकता किसी का, वैसे ही पक जाते हैं। तो वो देखो अपने अपनी पर्सनल चॉइस है, बात जैसे माननी चाहे वो, बट ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और ये सिर्फ अभी डिस्टर्बिंग नहीं बना है, अभी डिस्टर्बिंग इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लाइमलाइट में आ रही है, खुलता जा रहा है, मीडिया में आ चुका है, इस पे मीडिया टेंशन मिल रही है। और उसके साथ साथ जो मैंने जितना भी इसके बारे में पढ़ा था, इनके जो विक्टिम्स के नेशनैलिटी है वो 62% अफ्रीकन अमेरिकन है, देन 30% वाइट एंड देन लेटर एशियंस एंड अदर कैटेगरीज ऑल्सो। उनकी कम्युनिटी है ना वो, जहाँ पे वो अपनी चीज़ें को टारगेट कर सकते हैं, अपने विक्टिम्स को टारगेट कर सकते हैं कि हाँ हम यहाँ से अपने लोग ला सकते हैं जो इजीली हमारे साथ नहीं। लेकिन इसके अंदर विक्टिम में तो फिर ऐसे जस्टिन बीबर आ रहा ना, जस्टिन बीबर तो कनाडा का है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था मेरे ख्याल से। एक्सेप्शंस होते हैं यार, कहीं ना कहीं पे अगर टैलेंट दिख गया उसको और उसने कहा कि हाँ चल ठीक है ये बंदा अच्छा कर सकता है और मैं भी ये उस कैटेगरी में है जहाँ पे मैं उसको कर सकता हूँ। We also have to understand that he is somebody who has made it, right? He is somebody who has gained that limelight and that fame. बट बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक वो मिला भी नहीं है, जो फेम जिसके लिए उन्होंने इस तरीके के
चीजों को हरकतें करी हैं। इंटेंशनली भी करा है। Of course, इंटेंशनली तो है ही, वो तो जो बड़े बड़े हैं वो तो इंटेंशनली हाँ। है उनका पक्का। लेकिन मेन चीज़ ये है कि डीडी छोटे बच्चों को बस बहला फुसला के कि अपने पास ले जाता था कि भाई आज तेरे को जो चीज़ चाहिए, तेरे को आर्टिस्ट बनना है, तेरे को सिंगर बनना है, तेरे को एक्टर बनना है, जो करना करना ठीक है, मैं करवाऊंगा, मैं बैठा हूँ, मैं तेरे पे खर्चा करूँगा, मैं तेरे को तेरे सारे कनेक्शंस लेके आऊँगा, तेरे को पूरा पूरा ब्रांड बनाऊंगा एक उस चीज़ को। लेकिन ये दिखाने के लिए, लेकिन उसके बैक हैंड में उसके जो लेता था वो चीज़ That गलत है, was- वो ज़्यादा ऑफेंसिव चीज़ हो जाती है। नहीं तो बात तो वही है ना, ऑफेंसिव क्या हो जाता है, ये तो क्राइम है। क्राइम 9 साल के बच्चे को Basically, वही तो उसी चीज़ में का offensive केस है, बनेगा इन पे पूरा का पूरा। अगर ये 9 साल के बच्चे और जितने भी माइनर्स का जो अक्यूज कर रहे हैं कि हमारे पास जब हमारे साथ ये असॉल्ट हुआ, हम लोग उस टाइम में माइनर थे, प्रॉपर पीडोफाइल केस है। और मेरे को सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक ये चीज़ लग रही है, देखो सबसे बड़े बड़े नाम कौन से आए हैं जो इस चीज़ में थे, ठीक है, जिनका करियर इस चीज़ से बना। सबसे पहले जस्टिन बीबर है, सेकंड आते हैं अशर, ठीक है। आजकल के बच्चे शायद अशर को नहीं जानते, लेकिन हमारे टाइम पे अशर बहुत बड़ा आर्टिस्ट हुआ करता था। डीजे गॉट अस फॉलिंग इन लव अगेन और ये सब गाने ना सिर्फ यूएस में नहीं, इंडिया में भी हर गाड़ी में बजते थे। अभी प्रॉब्लम ये है कि अब जिस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह की वीडियोस निकल कर आ रही हैं, और वो वीडियोस पे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था, हाँ, वो रीसर्फेस हो रही है, resurface हो रही उस अलग मेंटालिटी से देखा जा रहा है कि हाँ ये ऐसा नहीं हो रहा था वहाँ पे, कुछ वीडियोस अलग तो है। छोड़ो, जो इंटरव्यूज हैं, जो लिरिक्स हैं लोगों के गानों में, अभी हमने बैकग्राउंड वो में बहुत पीछे different गाने बीबर का ही गाना था जस्टिन वो। बीबर के गाने, एमिनेम के भी अभी हमने जो गाना सुना था, खैर वो किसी को उस समय समझ नहीं आया था, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई उसके ये पीछे की बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है। क्रक्स क्या है उस गाने तो का। वही बात है सारी की सारी कि अभी जो नाम हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, वो नाम एक टाइम पे लोगों को लगता था ये हैं आर्टिस्ट, इन्हें कहते हैं सेल्फ मेड आर्टिस्ट, ऐसा आर्टिस्ट बनना है। हर कोई चाहता था कि हम जस्टिन बीबर बने, हर कोई चाहता था कि हम हमारे भी आगे पीछे लड़कियां घूमें। अब आ जाओ, बन जाओ जस्टिन बीबर भाई, बन सकते हो। 9 साल और ये 10 साल सोचो की कि उम्र में एक दे इंसान सकते के हो, लिए बन जाओ। कितना ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट रहा होगा, और उसको अपना ओवर द इयर्स कितना डिफिकल्ट हुआ होगा एक रिलेशनशिप या एक ट्रस्ट फॉर्म करने में, जब एक इंसान एक बचपन में तुम्हें इतना मेजर ट्रॉमा मिला है। तो यही तो उसने भी अपने Justin उसने Bieber का बिली कोई- एलिश के बारे में ये तो बोला था उसने कि मैं उसको अब वो क्लियरली नहीं बोल पा रहा था, वो क्लियरली इस चीज़ को नहीं बोल पा क्राइंग इन द रहा इंटरव्यू, हाँ, ऑलमोस्ट क्राइड। तो वो बात थी कि उस समय वो क्लियरली नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसको पता है ना कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्या होगा, उसके करियर के साथ क्या होगा, उसके आगे पीछे क्या होगा। अब ये है मेन चीज़ है ना, उसकी इमेज खराब हो जाएगी, पूरी इमेज ही खराब कर देगा। यही सब तो खत्म चीज़ हो था डीडी का। डीडी ने करना क्या था, सिंपल एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी जहाँ पे लोगों को बुलाया, उनको इन्फ्लुएंस किया कि हाँ भाई एक बैक रूम है जहाँ पे और चीज़ वगैरह करते हैं हम, सब चलता है। वो उस चीज़ पे उनको इन्फ्लुएंस करता, आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे हो तो चलो भाई ये शराब पी लो, थोड़ी सी नशा मिला रखा है मैंने, मेरे को पता, तुम्हें नहीं पता, तुमने पी लिया, गए खत्म, चलो अंदर। अब उस रूम के अंदर भी कैमराज लगा रखे हैं, room के अंदर- प्रॉपर कैमराज है भाई। ऐसा नहीं है कि कुछ 1 या 2 कैमरा लगा रखे हैं, एक बंदा, लेकिन ना सिक्योरिटी कैमराज हैं। हर बंदा, एक अलग बंदा भी वहां जाके रिकॉर्डिंग कर रहा है। डीडी खुद बोल रहा है कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग करो। अब इस चीज में बंदे को आगे एक लेवरेज ले लिया तुमने एक आर्टिस्ट के ऊपर कि भाई मेरे पास तो तेरी फुटेजेस हैं कि तू गे सेक्स कर रहा है या तो किसी और के साथ कुछ कर रहा है, तू वो करेगा अब जो मैं कहूँगा, वरना तेरी इमेज मेरे को खराब करनी अच्छे से पता है कब करनी है, क्या करनी है। उसका फायदा ये वो उठा के उन सबको अभी अपने एलिगेशन थंब के में अंदर भी तो रखता उनके था। खिलाफ ये लिखा था कि उनके पास एक रूम के अंदर 1000 से ज्यादा आई थिंक बेबी Baby oil। हाँ, जब 1000 baby जब oil। अरेस्ट हुआ था तब निकले थे न्यूयॉर्क में, जब अरेस्ट हुआ था नया 2 दिन पहले वो न्यूयॉर्क के अंदर आया है, वो अभी आया है, रूम के अंदर बैठा है, जब पुलिस गई अंदर, बेबी ऑयल 1000 बोतलें 2 दिन के अंदर। 1000 बेबी ऑयल का कोई क्या ही करेगा। एंड देन व्हेन यू आर कनेक्टेड टू दीज इंसिडेंट्स, ऑफ कोर्स पीपल नो तुम क्या ही करोगे। अरे यार ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब लोगों को नहीं पता था, जो इंडस्ट्री के लोग हैं सबको पता था, बस ये चीज़ है कि बाहर के लोगों को नहीं पता। लाइमलाइट में आ गया ना अब। तो अगर इसने- आपके खिलाफ 100-150 लोग, 2000 3000 लोग आके आपके खिलाफ जाके बोलेंगे लॉयर के सामने कि भाई इसे मेरे साथ असॉल्ट करा है, तो ऑफ कोर्स ये लाइमलाइट में आएगा। ये इस तरह की ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के लोगों को हमेशा से ही पता होगा कि जस्टिन बीबर का करियर कैसे बना, या अशर का करियर कैसे बना, या इस तरह के कितने भी आर्टिस्ट का करियर कैसे बना है। पर जब आप कोई भी चीज़, आपकी चीज़ पे मीडिया अटेंशन मिल जाती है, तो ऑफ कोर्स वो एक
बहुत बड़ा हाइप मुद्दा बन जाती है, हाइप हाइप बन बन जाती है, जाती है जो सबको अभी अपना बन ओपिनियन रहा है। देना है, जाके सबने अपनी अपनी चीजें बतानी है। अब इसमें ये बोल रहा था ना कि पता सबको था अंदर, बाहर बस बाहर के लोगों को नहीं पता था। उसके एक गाना था 2020 में जिसका नाम था लोनली, और उसमें उसने उसकी लिरिक्स थी एवरीबडी सॉ मी सिक एंड इट फेल्ट लाइक नो वन गिव अ शिट। और additionally in a heartbreaking video from 2020 that has resurfaced, Justin tearfully recounts his past, that adding that he wants to protect Billie Eilish. ये थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ कि कौन सी वीडियो की बात हो रही है, और ये लेटेस्ट है, इस समय सबसे ज़्यादा चल रही है। It was me, young and the industry so important, and everyone, and they loved me and just turned their back on me. If she ever needs me, I'm gonna be here. But yeah, that was for granted. And I just protect her, I don't want her to go through anything I went through. I don't want any. If she ever to call away. तो ये वो वीडियो थी बेसिकली जो निकल कर आई है जस्टिन बीबर के बारे में, कि वो बिली एलिश के बारे में बोल रहे हैं बट क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं। और ऐसा कोई सवाल नहीं था जहाँ पर कि वो उनको इमोशनल हो जाना चाहिए था या कुछ था, वो बस फिर भी बातों वही बातों में उनका अपने ट्रॉमा ट्रॉमा में चले गए। रिसरफेस हुआ है। वो उनका ट्रॉमा रिसरफेस हो रहा था। बस ये है ना कि उन जस्टिन बीबर को पता है कि बिली एलिश के साथ क्या क्या हुआ, कि और कैसे वो इस पोजीशन पे आज पहुंची है। उसको पता है कि जो उसने फेस किया था वो बिली एलिश भी फेस कर रही है। तभी उनके इसी टाइम के लिए उसको अपना ट्रॉमा निकल रहा है बाहर। तभी उनके गाने का लिरिक्स है ना, लॉस्ट माई सेल्फ एट अ डिडी पार्टी, डिडंट नो दैट्स हाउ इट गो, आई वॉज इन फॉर अ न्यू फरारी बट इट कॉस्ट मी वे मोर देन माई सोल, वॉजंट वर्थ ऑल द फॉर्च्यून एंड फेम। तो वही चीज़ है ना, गानों में चुपचाप निकाल देंगे, बता देंगे, किसी को समझ भी ना है। और ये अब रीसर्फेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं बाहर निकल के कि अच्छा ओ शिट, ये तो उस टाइम पे क्या चल रहा था। एक इंसान ने, एक आर्टिस्ट ऑफ कोर्स अपने इमोशंस बहुत ही अपने आर्ट के थ्रू निकालता है, एंड देन पीपल आर नाउ कनेक्टिंग द डॉट्स कि भाई उस टाइम पे तो क्या ही चल रहा था। एंड देन ऐसा नहीं है कि उसने ये अपने इंडस्ट्री के लोगों को बताने की कोशिश नहीं करी थी या फिर अपनी चीज़ों को जाहिर करने की कोशिश नहीं करी थी, बट तब दबा दिया होगा यार उसकी बात को भी, जैसे होता ही है लॉबीज में। दबा के दिया होगा, उसको बोलने देगा कौन? बात ये है, उसको बोलने देगा कौन? आपका करियर जिस आदमी ने बनाया, क्या उसके हाथ में पावर नहीं है कि उसको डिस्ट्रॉय भी कर दे रातों रात? तो वो बोलेगा किसको? पुलिस वालों को बोलेगा। पुलिस वाले तो डीडी की जेब में है। और जब उस डीडी ने पुलिस वालों के साथ मिलकर टूपाक को मरवा दिया, जस्टिन बीबर allegedly तो सब एलिजिडली ही है इस समय, ये भी एलिजिड ही है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ प्रूव हो गया, कोई रियल हमने अभी तक वीडियो देख ली है, हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है अभी तक, है तो सब कुछ अभी भी एलिजिड ही। वो अभी भी सब सोशल मीडिया पे ही है और कहीं कुछ नहीं गया, अगर पे बातें चल रही हैं। अगर इसको दूसरी साइड से देखना तो आप ऐसा समझो, ये जो 120 आए हैं, ये लॉयर जो कोर्ट में ले जाके बोल सकता भैया ये सारे बहती गंगा में हाथ धोने आए हैं, ठीक है, इनको पता है कि केस हो रखा है, फायदा उठा लो बस एक बार, नाम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ जाना सेटलमेंट में। अगर सेटलमेंट में उनको ऑफर मिल गया कि भैया 5 मिलियन 6 मिलियन 7 मिलियन, 6 मिलियन, डीडी ने बेल की डिमांड करी थी, 50 मिलियन का बॉन्ड दे रहा था वो, कह रहा था रख लो। लेकिन प्रॉब्लम वही है, देखो जब आपके घर पे FBI आए आप एक बार को बच सकते हो, जब आपके घर पे पुलिस आए US की तो भी आप एक बार को सही हो सकते हो, जब होमलैंड सिक्योरिटी रेड मारे ना तो बहुत मुश्किल है कि अब आप सेफ हो सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ तब आते हैं जब उनको पता होता है, जब उनके पास कोई ऐसा ठोस सबूत होता है कि भाई इसको खोलना है, उसके बिना वो नहीं आते। जब पिछली बार होमलैंड सिक्योरिटी ने रेड मारी थी, उसके बाद डीडी के घर के अंदर की वीडियो बाहर आई थी, उन्होंने जूता, वार्डरोब्स, एक एक चीज निकाल के जो है उसको ढूंढा है, उसको सर्च करा है, तो ना कुछ नहीं छोड़ा, घर में दीवारें तक उन्होंने तोड़ी अगर उनको लगा कि इस दीवार के अंदर कुछ है तो। ये सब चीज़ें उस समय रिवील नहीं हुई थी, ये अब रिवील हुई हैं कि भैया अंदर क्या क्या हुआ था रेड के टाइम पे। तो मैं क्यों इसके ऊपर मान रहा हूँ, देखो है तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं है, ये रूमर्स बहुत टाइम से थे, ठीक है, डीडी के बारे में बातें बहुत टाइम से हो रही थी,
डीडी के बारे में बातें आज की नहीं तब की हैं जब से टूपाक मरा है। हाँ ये ठीक है। ये सारी चीजें तभी स्टार्ट हुई थी टुपाक के टाइम पे। डिडी का एक्चुअली कंट्रोवर्सीज भी आज ही नहीं है, 1990 से शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट उनकी एक्स थी केसी करके, जिनके साथ उनका 10 साल का ऑन एंड ऑफ इक्वेशन रहा है, उसकी भी कितनी वीडियोस अभी रिसेंटली बाहर आ रही है। नहीं तो अभी हाँ। केस कर दिया था जून जुलाई में ही। उसकी वीडियो भी छोड़ो, जो उससे पहले उसकी वाइफ थी डीडी की, सबसे बड़ा केस वो है। मार दिया था। हाँ मैं नाम बोल रहा हूँ उसका नाम था डीडी। मेरे को भी ये पता है कि हाँ उसने डीडी की पहली वही मर गई थी। किम पॉर्टर नाम था उनका। और किम पॉर्टर जो इसके 4 बच्चों की माँ है, ठीक है। एक बार जरा पीवीपी पे डाल दें तो मैं बता दूं जनता को क्या है इसमें। ये कहता है शॉन डिडी कॉम्स शेयर्ड 4 चिल्ड्रन विद हिज फॉर्मर पार्टनर किम पोर्टर बिफोर हर डेथ इन 2018. The rapper and Porter first began dating in 1990s as he was coming up in the hip hop industry. Before she met Combs, Porter was already a mother to Quincy Brown, जो भी थी इसके साथ ये। Porter and Combs welcomed their first child together, Christian Combs, in 1998, but broke up just a year later, battling for custody in court. The couple later reconciled in 2003, welcoming twin daughters. In 2006, however, they split for good in 2007. On November 15, 2018, Porter was found dead in her home at 47-year-old. An autopsy report later revealed she died of lobar pneumonia. I don't know what I'm going to do without a baby. I miss you so much, Combs wrote. लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी कि पोर्टर ने ऑलमोस्ट 3 या 4 बार जो था वो शॉन डिडी कॉम्स के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस फाइल किए थे, वायलेंस के केसेस फाइल किए थे। और सेम चीज़ हुई थी जब कैसी के साथ हुआ था। जब कैसी का भी सीन हुआ था तो उसके ऊपर जिस तरह के सीन क्या पूरा नाम क्या था, कैसी वेंचूरा वाला जो सीन था। तो ऐसे अब आप ये सोचो, ये एक वीडियो है, ठीक है, ये एक वीडियो है जो सिर्फ और सिर्फ रिवील हुई थी। डालेंगे आप उस पर जरा तो जनता देख पाएगी कि यहाँ पे क्या हुआ था। ये CNN ने ये फुटेज लीक करी थी। The video captured on multiple cameras. Combs assaulting friend Kathy Ventura in a hallway at a ये वीडियो थी वो। hotel in March 2016. A lawsuit filed by Ventura in November last year and sold the next day references that match those scenes in this video. तो आप ये सोच सकते हो यार कि ये इस तरह का सीन अगर आप देख रहे हो, ठीक है, और ये एक इंस्टेंस है केसी वेंचुरा का। केसी वेंचुरा ने भी बताया था कि मेरे को जो है ड्रग करके ये मेरे को अपने दोस्तों को दे देता था, ठीक है, एज अ जो मेल प्रोस्टिट्यूट्स आते थे उनको दे देता था, दोस्तों को भी छोड़ो। ये भी तो इंटरव्यूज निकले थे कि एक दिन पहले ऐसा होता था कि मेरे पूरे शरीर पे ब्रूज है, एंड देन नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू गो आउट विद डिडी ऐसे सारे पब्लिक प्लेसेस पे, एंड देन वी यूज्ड टू पोस्ट टुगेदर एज अ हैप्पी कपल। हाँ, तो वो जो आप हैप्पी कपल वाला बता रहे हो वो कुछ ऐसा था। अगर फिर से आप डालें एक बार तो। Final question: is there anything that you may want to say tonight before you go in? ये मेट गाला की थी, 2018 मेट गाला की। Everything right here or right. आई कीप एवरीथिंग राइट हेयर और राइट हेयर। तो वही चीज़ थी जो उन्होंने कहा कि सब छिपा हुआ था, सब कुछ बाहर। यही है, एक रियल वर्ल्ड होता है और एक रियल वर्ल्ड होता है। ये हम जो अभी तक देख रहे थे था रियल वर्ल्ड। अब जो हम देख रहे हैं, अनफोल्ड हो रही हैं, जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, जो चीज़ें हैं जो कैमरे पे आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं रियल वर्ल्ड। जितने लोग आप सोच रहे हो ना घर बैठ के अपने कि एक्टर बनेंगे, स्टार बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, म्यूजिशियन बनेंगे, मैं बताना चाहता हूँ मैं खुद पर्सनली म्यूजिशियन रह चुका हूँ, मैंने इंडस्ट्री बहुत करीब से देखी है। ये जो पूरा का पूरा मामला है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है लिटरली। इससे भयानक भयानक किस्से हैं अंदर, और हॉलीवुड में तो और भयानक किस्से हैं। जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और अभी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि देखो यार, और मैं तो ये सोच रही हूँ, ये एक नाम है। हाँ, ये एक नाम है। हाँ, अभी कि कितने ये और सिर्फ नाम हैं एक पीछे। इंसिडेंट है जो बाहर आ पाया है। ऐसे कितनी चीजें होंगी जो बाहर ही नहीं आ पाई है, जो कभी आएंगी भी नहीं।
और ऐसे किस तरह की लाइक इस तरह नहीं की तो नहीं आती हैं मेरे को। यार देखो तुम्हें कहाँ पता है कहाँ कहाँ किस किस तरीके की लॉबीज बैठी हुई हैं। तुम हर इंडस्ट्री में जाओ, अरे आप हर ये तो भी industry आप की सिर्फ अलग हॉलीवुड lobby के बारे में सोच रहे हो ना। हॉलीवुड ही और भी किस हॉलीवुड तरह ही की तो ऐसा lobby? है जो पब्लिकली सबके सामने रहता है। हर बंदा एक अच्छा खासा नोन बंदा है हॉलीवुड का स्टार। हॉलीवुड का एंटरटेनमेंट ही ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हर बिजनेसमैन या आर्टिस्ट फेमस है भाई। ऑफ कोर्स सब जानते हैं उसको। किसी और इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता होगा कि लोग नहीं जानते उनको, मतलब कौन ध्यान रखता है। लेकिन एंटरटेनमेंट सब जानते हैं, सब इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे। अब उनके पास अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं कि भाई वो इन सिचुएशन में फंस रहे हैं और पब्लिकली उनका नाम बदनाम हो रहा है, फंस नहीं रहे अपनी इंडस्ट्री खत्म situation। हो जाएगी यार। सारा का सारा कोलैप्स जाएगा इतना बड़ा। खुद सोचो एक बार कि तुमने इतने सालों से एक आर्टिस्ट के गाने सुने हैं और तुम्हें पता चल रहा है कि उसने अपना करियर ऐसे बनाया है सिर्फ अपने आप को एक्सप्लॉइट करवा करवा के, दूसरे लोगों से, दूसरों की चाहों पे, दूसरों पर की आप ये बातों पे। सोचो इस पूरे केस से कितने सारे ड्रीम टूटेंगे, कितने सारे पेरेंट्स जाके ये बोलेंगे कि नहीं नहीं यार तुम्हें फेमस होने की जरूरत नहीं है अगर उसका कॉस्ट ही है तो। नहीं, यही तो सबसे गलत चीज वही है। तो चीज है वो उसने बताई। देखो यही तो बोला यहाँ ये पर देखो इसने। line- इसी का तो proof है ये प्रूफ है ना यहाँ पर। यही तो बात सारी की सारी है कि दिस इंडिविजुअल हु वाज 9 year old एट द टाइम वाज टेकन टू एन ऑडिशन इन न्यूयॉर्क सिटी विद बैड बॉयज रिकॉर्ड। और इसमें लिखा हुआ है this individual was sexually abused allegedly by Sean Combs and several other people at the studio with the promise to both his parents and himself of getting a record deal. करेक्ट, बट ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है ना। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि इस एक इंसिडेंट के बेसिस पे कि नहीं नहीं हर माँ बाप जाके कहेंगे कि लो मेरा 9 साल का बच्चा और तुम फेंक दो हम। यार ऐसा देते नहीं है। देखो डिडी ने भी ये, ऑफ कोर्स कुछ मैनिपुलेशन इसके पीछे भी हुआ ही होगा। डिडी ने लिटरली वो लीगल गार्डियनशिप लेता था भाई कि मैं कोर्ट से साइंड है, उसके घर वालों को पता है, सब डॉक्यूमेंटेशन साइंड है, वो लीगल गार्डियनशिप लेता था। ऐसा नहीं कि जाके सीधा बोल दी कि हाँ चल रहे हैं ना। हाँ। कायदा पुलिस को बता के कि हाँ भाई मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अब आप कह रहे हो एक था यहाँ पर अटर्नी ने ये भी बोला द अटर्नी वेंट ऑन टू हाईलाइट अनदर मेजर विक्टिम अ 15-year-old who was flown to New York City to attend a party where she was drugged and then taken to a private room allegedly in the presence of Mr. Combs. This female individual was raped and then other individuals took turn raping her. Busby explained that all of these children were under the pretense of the false promise of I'll make you a star. तो जब आप ये कह रहे हो कि और पेरेंट्स नहीं होंगे, आगे बताओ 15 साल की माइनर विक्टिम, अभी लड़का है लड़की है नहीं लिखा है, बट शी यहाँ पे मेंशन्ड है वेयर शी, तो ये लड़की थी। 15 साल की लड़की अपने शहर से न्यूयॉर्क सिटी ले जाई जाती है। मैं नहीं मान सकता यहाँ पर पेरेंट्स का कंसेंट नहीं था। यार मैं ये नहीं कह रही कि कहीं पे भी पेरेंट्स का कंसेंट नहीं था, बट मैं ये बोल रही हूँ कि हर पेरेंट का कंसेंट नहीं होगा। तो फिर वो स्टार नहीं बन पाते हैं, वो घर बैठे रहते हैं, यही तो बात है। पर आप ये यही तो थोड़ी सारी कह बात सकते हो- है। पर आप ये थोड़ी कह सकते हो कि अगर नहीं जाओ अपना सेक्सुअल असॉल्ट कराओ एंड देन ओनली यू विल बी अ स्टार। ऑफ कोर्स कुछ इंसिडेंट्स में ऐसा हुआ है, बट आप ये भी नहीं कह सकते हो कि बट ये कुछ Bollywood में नहीं है हर इंसिडेंट के साथ नहीं ऐसा नहीं नहीं हुआ। आप ये समझो, ये हर इंसिडेंट नहीं। जब आप कहते हो ना 120, ये वो है 120 जो आए हैं, पता ना। 120 ये आए हैं, हाँ। बट इनमें से बना कितना है, बने कितने लोग हैं? अरे सारे भी वो नहीं है जो आर्टिस्ट हैं, ये प्रोस्टिट्यूट्स भी हैं। ये बहुत सारे लोग हैं इसके प्रोस्टिट्यूट्स अंदर। हैं, नॉर्मल लोग हैं जिनको बस बुला के एकदम बुला लिया कि हाँ भाई आओ पार्टी करो, कोई दिक्कत नहीं। बट बात वो ये है, बात वो ये कहना चाहती है कि हमें तो उनके नाम अभी पता लग रहे हैं जो स्टार बन गए। हाँ। अब आप ये सोचो कितने ऐसे होंगे जिनके साथ एक कांड हो चुका है लेकिन उनको स्टार नहीं बनने दिया गया, रोक दिया गया, पहले उनको निकाल रोक दिया गया। हाँ, वो बात वो है। मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि हर माँ बाप भी इस बात का कंसेंट नहीं देगा कि आप जाओ मेरे बच्चे को लेके जाओ एंड देन डू वट एवर यू वॉन्ट। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होता नहीं है, देखो, Of course ऐसा होता भी है, हुआ भी है, बट हर कोई नहीं चाहेगा। यार ऐसे अगर कोई नहीं चाहेगा कि कोई अपना बच्चा इंडस्ट्री में भेजना, तो ऐसे फिर हमारे पास कोई चाइल्ड एक्टर्स ही नहीं होंगे। अब हमें कैसे पता कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन वहाँ जा रहा है या कौन अलग तरीके से जा रहा है। ऑफ कोर्स यही मैं व्हेन आई सेड कि कितने लोगों के ड्रीम्स टूटेंगे, अब मेरा यही मतलब था कि अब मेरे को नहीं पता ना। इफ आई एम अ
पेरेंट हाउ वुड आई नो कि मैं अपने बच्चे को सही किसके पास जगह भेजूं मैं? हाँ मुझे क्या पता मैं मुझे किसके क्या पास, पता मुझे कि क्या मैं पता कहाँ कि से मैं लूं? डीडी के पास भेजूं किसके ट्रस्ट पास भेजूं? फैक्टर है ना, उस टाइम पे वही किसी को उस टाइम अब लोगों को इस नहीं पता इंसिडेंट था। के बाद से वो ड्रॉप हो जाएगा, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अरे एक चीज ड्रॉप थोड़ी होगी, पूरी की पूरी इंडस्ट्री ड्रॉप होगी पूरी एक की पूरी साथ। इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है, वो तो एक अलग बात है, वो तो होगा ही होगा, बट मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री हाँ कोलैप्स हो। आई डोंट नो, बट आई डोंट नो। इंडस्ट्री वही बात है ना, एक डिडी थोड़ी इंडस्ट्री चला रहा था हॉलीवुड, और लोग नहीं है क्या हमारे देखो पास? है, लेकिन भाई कितने लोग हैं जो डीडी के साथ अगर पकड़े गए, जिनका नाम आ गया, तो एक रेपुटेशन जो थी वो तो खत्म ना। बट एक बात ये सोचो ना, अगर इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आना ही होगा, तुम्हें लगता है वो आने देंगे? नहीं आने देंगे, ऑब्वियसली ये अलग चीज है, Of फैक्टर course, कि and वो that जेल is से when- निकलेगा ही और ये निकलेगा। लॉयर ने भी सेम बात बोली कि अगर इन 120 में से 120 लोग हैं, अगर मैंने नाम बोल दिए ना, कितने कितने ज्यादा शॉकिंग नाम है यहाँ पे जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ये सब मारे जाएंगे। वही तो। इसके साथ क्या हुआ था जब जेफरी एप्स्टीन का जब केस पकड़ा गया, सबको सब पता लगा कि वहाँ क्या हुआ है, क्या हुआ जेफरी एप्स्टीन के साथ, क्या हुआ? लिस्ट आएगी, जेफरी आइलैंड की लिस्ट आएगी, ये नाम आएगा, वो नाम आएगा, ये लीक हो जाएगा, वो एक दिन सुबह उठते हैं पता लगता है जेफरी एप्स्टीन जो है जेल के अंदर ही में चल खत्म कर बसे। दिया है। ये ना, इसका भी एक रीजन It's a है, pattern. इसका भी रीजन है। या तो अब जो बंदा जेल के अंदर है जो पकड़ा गया, या तो वो सबके नाम बता देगा या तो नहीं बताएगा, या ये ऐसे ही मर जाएगा। अगर बता दिए, ये उनके लिए रिस्क है जो बाहर बैठी है पूरी लॉबी। course. अगर वो एक्सपोज हो गई, इसका तो कुछ नहीं है, ये तो पकड़ा गया, खत्म है। वो लॉबी ज्यादा अपने आप को सेफ रखेगी इसके अलावा। एंड देन दे विल डू एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इसी चीज का डर डीडी को भी है जेल के अंदर। हाँ। वो साला खाना नहीं खा रहा है इतने दिन से, उसको लग रहा है कि पॉइजन करके उसको मार देंगे। हाँ, तो ये यही आर्टिकल है नया, जो अगला आर्टिकल यहाँ पे चल रहा है। शॉन डिडी कॉम्स फियर फॉर हिज लाइफ इन प्रिजन ओवर एलिज्ड टाइज टू टूपाक शकूर's मर्डर। अब यहाँ पर डिडी बता रहे हैं कि इनके साथ प्रिजन में क्या क्या हो रहा है। शॉन डिडी कॉम्स इज reportedly desperate to spend as little time in jail as possible. He's alleged scared of being marked for death inside prison. मतलब इसको अंदर गैंग्स अब घेरा बना रही, क्योंकि यूएस के अंदर शायद लोगों को नहीं पता है, वहाँ पे 2 गैंग्स हैं जो ब्लैक्स के अंदर हैं। एक क्रिप्स है शायद से, और एक गैंग और है जिसकी साइड पर ये सारे डीडी वगैरह हैं। क्रिप्स वगैरह ये थे हमारे स्नूप डॉग वगैरह, मेरे हिसाब से ये सब क्रिप्स थे। नॉर्थ और वेस्ट का है यहाँ पे क्या? नहीं, ये गैंग्स हैं। कलर्स गैंग्स हैं इनके, लेकिन इनके कलर से डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे को ये। तो ये अफ्रीकन अमेरिकन जो गैंग है वो क्रिप्स की ब्लड्स हैं, दूसरे ब्लड्स हैं, और दूसरी एक गैंग जो है क्रिप्स है। तो इनका जो वॉर था उसके अंदर ये वो टूपाक वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था। लेकिन अभी इसको डर ये लग रहा है कि अगर क्रिप्स अंदर हैं तो ये से अंदर टपका देंगे। बाद में साथ में ये बात ये भी कह, और इसके अंदर ये लिखा था डिस्ग्रेस्ड Mogul reportedly believes he's got a target behind his back with the West Coast gang bangers who want to avenge the death of rival Tupac Shakur. The latter was murdered in 1996. Diddy is locked behind the bars after he was charged with ठीक है। इसके अंदर मेरे हिसाब से इस वाले आर्टिकल में वो चीज़ नहीं लिखी हुई है जिसके अंदर कि उसने बताया कि मुझे अंदर खाना ठीक से नहीं मिल रहा है और 3-4 चीज़ें और। खाना तो मिल रहा है लेकिन उसको खाना नहीं है, उसको डर लग रहा है कि हाँ, उसे खाना नहीं है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये इसके अंदर जहर वहर हो सकता है। हाँ, ये था यूएस वीकली का आर्टिकल है जहां पर ये लिखा है इनसाइड डिडीज लाइफ बिहाइंड बार्स, एक्स इनमेट्स एंड मोर टेल ऑल ऑफ प्योर हेल एट हॉरिबल जेल। तो इसमें लिखा है डिस्कस्ड, नहीं, एक जगह पे ये लिखा हुआ था जहां पर कि हाँ, इनिशियली डिडी वाज पुट ऑन अ सुसाइड वॉच। तो पहले डर ये था कि शायद ये सुसाइड ना कर ले, पुलिस वालों का डर ये था। फिर द फॉर्मर इनमेट टेल्स यूएस दैट दीज प्रिजनर्स आर गार्डेड अराउंड द क्लॉक एंड द फ्लोरेसेंट लाइट्स एंड कैमरास फॉर 24 hours a day. You get strip searched every time you leave your cell, he says. Inmates believed to be a threat to themselves are given rubber shoes and special eating utensils, and personal hygiene products like toothbrush have to be authorized. और ऐसा ही कुछ आर कैली, और यहाँ पे लिखा हुआ है कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर आर कैली एंड जिस्लेन मैक्सवेल एंड एक्सट्रीम आईवीएम मैक्स सेक्स कल्ट लीडर कीथ रनायरी हैव आल्सो स्पेंड द टाइम एट एमडीसी। तो सेम ही जेल है बेसिकली ये। प्रॉब्लम ये है कि इस जेल का अंदर का सिक्योरिटी का जो पास्ट रहा है वो बड़ा खराब रहा है। एक फैक्टर ये भी होता है कि जेल के अंदर ना ऐसे लोग जिंदा नहीं रह सकते ज्यादा देर तक, जो ज्यादातर पेडोफाइल्स होते हैं। अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं, चाहे उन्होंने किसी का खून कर दिया, मार दिया हो, लेकिन एक इंटेग्रिटी होती है, एक मॉरल चीज होती है कि भाई किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना। और अगर समझ आ जाए कि भाई इसने कर रखा है, ये इंटेग्रिटी सबसे ज्यादा पता कहाँ होती है? मैक्सिकन गैंग्स में, जो सबसे ज्यादा भरी पड़ी है। ठीक है, मैक्सिकन गैंग्स ऐसी होती हैं जो ड्रग कार्टेल्स हैं वहाँ के, वो बच्चों को इन्वॉल्व नहीं वो करते, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते कभी भी। और दे आर आल्सो लाइक
ready to fight against those who हाँ। sort of assault children और and are यही pedophiles. यही सबसे बड़ा कारण था कि क्यों मैक्सिकन्स जो थे, जब 2 गैंग्स थी कोलंबिया में, एक हमारी मेजलिन गैंग थी, मेजलिन कार्टल, और एक था हमारा काली कार्टल। काली कार्टल के पहले जो मेक्सिको के गैंग्स थे, जो हमारा ये था अमादो और क्या नाम था, फिलिक्स गायार्डो, ये लोग जो थे, हाँ ये दोनों जो बंदे थे, जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था मेक्सिको में ड्रग्स का, तो इन्होंने सबसे पहले जो डीलिंग करना शुरू करी थी पाब्लो से। ठीक है, पाब्लो क्योंकि सुसाइडल हो रहा था, तो ये लोग शिफ्ट हो गए थे काली कार्टल की तरफ। लेकिन इन्होंने काली कार्टल के, हाँ क्यों इन्होंने काली कार्टल को जाने दिया? ये चाहते तो बचा सकते थे, क्योंकि काली कार्टल ने पाब्लो के बच्चों पे अटैक किया था। उसने उस कार्टल ने पाब्लो के बच्चे और बीवियों को घेरा था, और मैक्सिकन गैंग्स ये बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है, चापो को तुम पकड़ के कितना भी कर लो, अनटिल एंड अनलेस उसके बच्चे उसके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो गए हैं, आप हाथ नहीं लगा। ये इंटेग्रिटी होती है उनके ड्रग कार्टल्स के अंदर, और यही प्रॉब्लम ऑनर है अमंग थीव्स, ऑनर अमंग थीव्स। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि मेरे को क्यों। इंसिडेंट याद आ गया जब पाब्लो एस्कोबार ने अपने पैसे जला के अपनी बेटी को ऐसे वो प्रोटेक्ट करा था। तो ये एक नियम होता था, उसूल होता था, जो कि उसूल अगर डीडी उनको मिल जाता तो उसने वो उसूल तोड़ दिया। तुम हो गए भाई क्रिमिनल, लेकिन बच्चों के साथ नहीं भाई, वो खत्म कर देंगे भाई, वो गलत है। ठीक है, दूसरी चीज जो थी, जो मेन मुद्दा है, वो ये है कि अभी जो हमारे बड़े स्टार्स हैं, जस्टिन बीबर, अशर, इनका क्या है, इनके साथ अब क्या होने वाला है, और ये मुद्दा कहाँ जाने वाला सब है? सुमड़ी में बैठे हैं भाई साहब। सबने, कोई आवाज अशर ने तो ट्विटर से अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया है, वो सारे के सारे ट्वीट डिलीट कर दिए हैं। अशर गायब है, पूरा पिंक गायब है इस समय। मैं तो ये सोच रही हूँ जस्टिन बीबर का बेचारा अभी बच्चा हुआ है, कहाँ वो अपनी एक बच्चे का अपना बर्थ सेलिब्रेट कर रहा था, और देखो कहाँ यही होता है ना, जब लाइफ आपको आकर टक्कर मारती है, करम सामने आता, जब लाइफ सर्कल देती है पूरा। करम नहीं है उसका। जस्टिन बीबर इज द विक्टिम। विक्टिम है ये करम। वो तो ऑब्वियस है, जस्टिन बीबर तो बच्चा था जब उसके साथ ये सब चीजें हुई, तो उसको कोई आइडिया नहीं है, वो इनोसेंस में कर गया अपनी हरकतें। मैं ना पुराने मेन अक्यूजर डिडी है भाई, डिडी तो जिसने है वो ही, बच्चे डिडी तो है बच्चे ही। ही उठा के टारगेट करके अपने पास लाके उनको ऐसा बढ़ा रहा था कि स्टार्टिंग से उसको इन्फ्लुएंस करा, जब तक बड़े होंगे वो मेरी सुनेंगे भाई, साफ सीधी बात। और मैं ना पुराने इंटरव्यूज देख रही थी, ये इनके जो विक्टिम्स हैं, चाहे वो जस्टिन बीबर ले लो, चाहे वो अशर की एक वीडियो हमने जो देखी थी, उसमें अगर आप क्लोजली उनकी शक्ल देखोगे ना, ऐसा लग रहा है कि भाई उनको जैसे जबरदस्ती पकड़ के कैमरे के सामने रख दिया कि नहीं अब अरे उसमें डीडी ने लिटरली अपना जो सीक्रेट है वो गिव अप कर दिया है वहां पर, बहुत ही स्मार्ट वे में, बहुत छुप छुप के, हाँ बिल्कुल एकदम नशे में कुछ भी बोल गया, फिर उसको कवर अप कर रहा बाद में। तो ये इसकी एक वीडियो भी थी ना, जो वीडियो वही अडॉप्टेड गर्ल की भी वो कर, हाँ वो उस पे भी आते हैं। पहले ये दिखा दे कि अशर वाली वीडियो में क्या था। 1 मिनट, पीवीपी में आप डालें तो दिखेगा, चलाएं थोड़ा सा साउंड, जनता सुन सके कि यहाँ क्या बात हो रही है। और ये फिर से डिस्कनेक्टेड है उधर से, 1 मिनट। तो यहाँ पर बेसिकली ये हुआ कि केविन हार्ट, जस्टिन बीबर, अशर और डिडी साथ में खड़े थे, और ये कोई शायद शो था या कोई पार्टी थी, और उसके अंदर जो है केविन हार्ट पूछते हैं उनसे कि आप लोग कैसे करते थे, तो पता नहीं शायद ज़्यादा भावुक हो गए डिडी या क्या हुआ, उन्होंने शैंपेन हाथ में ले रखी है। हाँ जरा प्ले कर रहे हैं, अब शायद चल जाएगा, वहाँ से साउंड दे दीजिए। Fresh off the garden stage. That's my brother right here from day one. We used to wake up and, damn, pause, but like, just back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the frosted flakes. You know what I'm saying? Before pause was invented. You know what I'm saying? But it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the frosted. अशर की शक्ल दे। He used to always get up early with me. Now he's one of the richest stars in the world. And Yo, what the कितना fuck embarrassment did है Puff इसकी just शक्ल say? पे। Nobody's gonna acknowledge this for me. हाँ ये देखो, ये यहाँ पर जब इसने बोला, जब ये पूरी बात खत्म होगी तो केविन हार्ट का रिएक्शन दे। यो व्हाट द फक डिड पफ जस्ट सेड। ठीक है, तो ये उसको भी समझ में आ गया था उतनी देर में कि भाई ये क्या बोल गया ये आदमी। ठीक है, उसको भी समझ, और ये अब जब डिडी को रियलाइज हुआ कि जब डिडी को लगा कि फक ये तो थोड़ा सा आगे बात इसको बतंगड़ बना रहा है, तो आगे इसने ऐसे गले में हाथ डाल के तो साइड ले गया। ये जो पूरा ये सीन हुआ है यहाँ पे, तो ये वही बात है,
था सब कुछ सबके सामने, ठीक है। और अशर की अगर आप शक्ल इसमें पीछे बैकग्राउंड में देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो भी एम्बैरेसमेंट embarrassed है कि भाई इफ एम्बैरेसमेंट हैड अ फेस। हाँ। और अशर ये सिर्फ पहली बार नहीं है कि अशर जो है इस किसी चीज के अंदर जो है वो फंसा है। एक वो था, इंटरव्यू था, पता नहीं कौन से पॉडकास्ट का ही था, हाँ देखा है मैंने भी। हाँ, और ये भी था, इनके जो बॉडीगार्ड थे, मैं ये भी दिखाना चाहूँगा। पहले ये दिखा देते हैं कि अशर बेसिकली ये डिडी का बॉडीगार्ड था ये आदमी, और इसने कहा बताया था कि अपना इंसिडेंट जहाँ पर कि अशर के साथ कुछ चीज़ें हुई थी। साउंड थोड़ा सा दें तो मैं इसको प्ले करूँ। If you don't mind me asking, because I know the topic is sensitive, what happened to Usher? I heard about some music executive from the industry back in Harlem. You know, I heard it from some music executives back in Harlem. And I'm not going to speak on their name. They doing programs and everything like that, and they may be doing some of them. They may speak on it themselves. But I heard it from some music executives. What did you hear? Bro, you know how people be talking, and we was around some people, something like that, and then some people might say, yo, I don't F with that dude. And at the time, I didn't even know who the F Usher was. You know what I'm saying? It was one of those type of situations. And when somebody say, yo, man, I don't F with them niggas, man, I'm getting out that industry and everything like that. You know, Puff sent this little kid to the hospital. How he sent him to the hospital? Man, nigga was bleeding from the butt. And that's what was said. I didn't even have a name for the kid at the time. Then you heard, and that's what happened. तो ये बेसिकली तब का सीन था जब अशर को कोई जानता भी नहीं था। ये तब की बात थी, ये अब का नहीं था। ब्लीडिंग फ्रॉम द बट। हाँ, बेसिकली फ्रॉम द बट। तो That's why the baby oils. हाँ, और ये वो वीडियो है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मैं कह रहा था कि इनके एक इंटरव्यू था जहाँ पर कि अशर से पूछा गया था कि आप अपने बच्चे को वहां बेचना चाहेंगे कभी? भेजना नहीं, सीधा हेल नो। साउंड थोड़ा सा। And I lived with Sean Puffy Combs for a year. It was curious. I got a chance to see some things. It was pretty wild. We're sending you New over York to something City. called Puffy Flavor Camp. In the 90s. Do you understand what that's like? I seeing went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. It was pretty wild. There were very curious things taking place. And I didn't necessarily understand. ये यही चीज है ना। देखो, आप बोल तो नहीं पा रहे थे उस समय, अब आप लोग खुल के आ रहे हैं बोलने उस चीज को, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो ये सारा मैटर है कि मेरे को ज़्यादा बुरा जो है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा बुरा जो लग रहा है वो शायद जस्टिन के लिए लग रहा है इस समय। वही है वो तो भाई। भाई प्रॉपर, ही इज अ प्रॉपर विक्टिम। अगर जस्टिन बीबर की हम बात करें तो जस्टिन बीबर के साथ देखो, ये सब के लिए उस समय आश्चर्यचकित था कि भाई एक 16 साल का लड़का आता है, रातों रात उसका गाना वर्ल्ड वाइड हिट हो जाता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री भी नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री के बाहर जो सिर्फ म्यूजिक लिसनर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपका एक गाना आता है और गाना बहुत अच्छा होता है, इसलिए जो है वो वायरल हो जाता है पूरी दुनिया के अंदर। असलियत में ऐसा नहीं होता। असलियत में कहानी ये होती है कि भैया यूएस के अंदर आपके ऊपर शायद कोई डिडी विडी होगा, ठीक है, जो 11-12 साल की उम्र से आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करेगा, और एक समय आएगा जहाँ पर क्यों कहेगा ठीक है भाई मेरा इससे हो गया, मन भर गया, अब तुम लोग ले लो इसको, मैं तब तक जो है इससे पैसा कमाने का जो है साधन निकालता हूँ। इससे साथ में एक और नया आर्टिस्ट देखता हूँ, नया बच्चा देखता हूँ। हाँ। सोचने वाली बात यह है कि हम अभी भी जस्टिन बीबर को विक्टिम बता रहे हैं एंड हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गलत उनके साथ हुआ है। हो सकता है कि जस्टिन बीबर जो इंसान ना बन पाया हो उसके साथ ज़्यादा गलत हुआ हो रादर देन जस्टिन बीबर। वो भी इट पॉसिबिलिटी जस्ट है। हमें तो वो नाम पता है ना, हमें पता है कि ही रोज टू फेम इज़ वाई वी आर एबल टू से कि वो विक्टिम है। ऑफकोर्स वो विक्टिम है और ये बात मैं भी मानती हूँ। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्लाई हियर इज कि हो सकता है किसी एक इंसान के साथ उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ हो, जो कि हमने केसेस देखे थे कि लोगों को अटैची में भर भर के दफना दिया गया, भेज दिया गया, फेंक दिया गया। ये क्लेम इससे भी बुरा यही सिर्फ हो सकता है कि भाई साहब उस बंदे के या बंदी के साथ सिर्फ वही चीज़ें की जो उसने जस्टिन बीबर के साथ करी, बस उसको फेम नहीं दिया, कोई क्रेडिट नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, वही पैसे सब कुछ करके छोड़ दिया, मर गया या मार दिया किसी को। तो मारने वाले देखो, मारने वाले बहुत सारे सीन है। इसकी खुद की पत्नी उस रडार के अंदर आती है,
और सिर्फ वो नहीं, टूपाक शकूर उस टूपाक रडार में शकूर, आते हैं, बिगी भी आता है। बिगी उस रडार के अंदर आता है, और हो सकता था कि शायद केसी वेंचुरा भी उस रडार के अंदर आ जाती, बच गई। अभी जो एक मैटर और था, अब मैं उसको लाना चाहूँगा, जो शायद मेरे हिसाब से सबसे डिस्टर्बिंग इस पूरे मैटर के अंदर था। डीडी 2020 या 22 के अंदर जो है उसने एक इंस्टा लाइव करा था, और उस इंस्टा लाइव के अंदर जो है वो एक लड़की को लेकर आया था, माइनर, और वहाँ पे उसका कहना था कि मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया है। मैं पहले चाहता हूँ जो हमारी जनता है पहले इस वीडियो को देखे ध्यान से कि इस वीडियो के अंदर क्या था, क्यों था। ये वो वीडियो है, I'm a Scorpio. No, what's your last? थोड़ा साउंड दीजिए तो सुनाई दे लोगों को। My name's Ava. I'm a Scorpio. No, what's your last name? Ava Combs. What's your other last name? Ava Barone. Eva Baroni Combs? Yes, it's breaking news. Diddy adopted a white child. I want you to tell them the story about how I adopted you. But you still have beautiful parents but you're my child also. But please tell the story. So, I was on the streets, and then Papa Combs decided that he would like to be a caring man. So then he saw me and decided to pick me up and said to come inside and play with his kids. उसकी शक्ल देखो, जस्ट लुक एट हर फेस, ऐसा लग रहा है उसको पकड़ के पीछे से किसी ने गोली कहा है रखी हुई है पीछे, तो बोल सीधी कि बोल। नहीं, खड़ी हो, आराम से खड़ी हो, एंड देन शी जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस herself and say things about which she is not which she should not be saying. I don't know, it's very disturbing उससे to डिस्टर्बिंग। even see that. हाँ, मतलब अगर आप ये सारे एलिगेशन सुनो और उसके बाद आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, हाँ, क्या लगेगा आप? एक डॉट करके इमेज थोड़ी ना बनती हुई दिख जाती है आराम से। लेकिन इसी केस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है। ये लड़की जब ये वीडियो बनी उसके बाद कुछ टाइम तक लाइमलाइट में थी, फिर एक गायब हो गई, और अभी जब ये वीडियो वापस आई है तो वही है, पीआर वालों का वापस घूमता फुरता आया पर्चा की उड़ते गुड़ते निकालो कि ये तो हमारे जो है जो दीदी की जो बेटियां थी उसकी दोस्त हैं, ये उसमें कितनी सच्चाई है, कितना पीआर है, ये वही जानते हैं, हम नहीं जानते। बात करें जस्टिन बीबर की, तो मेरे हिसाब से जस्टिन बीबर के अंतिम दिन है ये, उसके फेम के अंतिम दिन है ये, और उसके क्या कह सकते हो आप कि आप जो एक पब्लिक लाइफ थी उस आदमी की, मेरे हिसाब से ये अंतिम दिन है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि जस्टिन बीबर इसमें था इन्वॉल्व कि नहीं था, बात ये है कि ये लोग चुप क्यों हैं। अगर इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर जस्टिन बीबर के साथ डीडी ने कुछ नहीं किया, अगर जस्टिन बीबर के साथ अशर के साथ जो है डीडी ने कुछ नहीं किया, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये चुप क्यों बैठे हैं? जब अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर रहे कि वो डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं, वो डिफेंड भी नहीं कर रहे अपने आप को कि भाई हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। उसका भी ना उनको खुद को एक डर है कि अगर हमने इन एलिगेशंस के पे कुछ बोला कि अपने आप को डिफेंड किया, भाई मैंने कुछ नहीं किया था, बंदे इसके सामने आके खड़े हो जाएंगे कि भाई देख ये क्या है, इसको एक्सप्लेन कर। उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा वो, उसको एक और झूठ बोलना पड़ेगा, फिर एक और झूठ बोलना पड़ेगा, फिर एक और झूठ बोलना पड़ेगा। इन झूठ के टावर के अंदर एक और कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी बोली होगी जो फंस जाएंगे जहाँ पे, फिर वही निकाल के कोर्ट में आ गए, सीधा जेल के अंदर बचा गया। तो यही रिस्क है उनको, तभी सारे के सारे चुप है, सबने अपने ट्वीट सबको ये डिलीट कर पता है ना दिए। कि अगर हमारे मुंह से अभी कुछ भी निकल गया तो वो कैसे उसके अगेंस्ट यूज होगा, उन्हें भी नहीं पता। बस नहीं, मुझे लगता है उनके अगेंस्ट यूज होगा, उनको डर मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला अभी तो सबसे पहले जो इन्हें धरेगा ना वो है होमलैंड सिक्योरिटी। क्योंकि एक बार होमलैंड सिक्योरिटी को ये, हाँ, एक बार होमलैंड सिक्योरिटी और ये जो दूसरा जो लॉयर है, जो ये बसबी जो लॉयर है जिसने 120 फाइल किए हैं, हाँ, टोनी बसबी, सबसे पहले इन लोगों को ये दोनों धरेंगे, ये इनकी क्वेश्चनिंग होगा। अगर जस्टिन बीबर ने अपना मुंह खोल दिया इस वक्त कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ या कुछ भी उसने इस पर बोला, सबसे पहले उसको समन आएगा होमलैंड सिक्योरिटी का कि भैया ऑफिस आइए, बात करनी है आपसे कुछ। वो तब तक ही उसको बुला नहीं सकते जब तक कि जस्टिन बीबर की अपनी तरफ से कुछ नहीं होता, या और उसके आसपास किसी की तरफ से कुछ नहीं होता, तब तक उसे नहीं बुला सकते। और वो भी इस तरीके का रिस्क क्यों लेगा? मतलब अगर आप उसकी पर्सनल लाइफ भी अभी देखो,
हाँ, वो रिस्क नहीं क्यों लेना। लेना चाहेगा इस तरह का रिस्क? बस लेकिन इनको ये He's चीज in a समझ में आनी very- चाहिए कि अभी जिस जगह पे डीडी जी चले गए हैं ना, और जो सबूत इनके हाथ में है, और जो ये 120 लोग बोलने वाले हैं, उससे अपने आप को डिफेंड करें। क्योंकि समझो पता क्या हो रहा होगा, जितने लोग भी डीडी की पार्टी में रहे होंगे ना, वही दूसरे को टेक्स्ट कर रहे होंगे भाई। व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे इनके। तुम्हारी कोई वीडियो तो नहीं है, तुम्हारी कोई वीडियो तो नहीं है, तुम्हारी तो कोई वीडियो नहीं है, तुम्हारी तो कोई वीडियो नहीं है। और सभी की वीडियो होगी। सबको पता है कि सबकी वीडियो है, सब पार्टी में एक दूसरे को देख चुके हैं। सबकी नहीं है, पार्टीज 2 होती थी वहां पे। आप जब मेन पार्टी फ्रीक ऑफ पार्टी होती थी, मेन पार्टी खत्म होने का, जिसे कहते हैं कि आफ्टर पार्टी। मेन पार्टी के अंदर सिग्नल दे दिया जाता था कि अब फ्रीक ऑफ पार्टी शुरू होने वाली है, बाकी लोग निकल जाए। और ये साइलेंट सिग्नल होता था, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होता जो लोग इनवाइटेड होते थे आफ्टर पार्टी, जो इनसाइडर्स होते थे उस पार्टी के। बाकी सबको घर भेज दिया जाता था वहां से। अब पुलिस वालों का काम ये है सिंपल सा कि भैया आपको जाना है, आपको जाके कड़ी से कड़ी मिलानी है। आपको ये जो इतने लोग बोल रहे हैं ना, अभी जो ये बॉडीगार्ड बोल रहा है, जो ये प्रोस्टिट्यूट्स आके बोल रही हैं, एक प्रोस्टिट्यूट ने आके तक बोला है कि भैया हमारे साथ तो सैटेनिक रिचुअल्स होते थे वहां पे। हाँ ठीक है, सिर्फ ये लोग नहीं, जो लोग पहले जो रॉडनी ने जब केस फाइल किया था, तब उसने मीक मिल्स वगैरह का नाम लिया था उसके अंदर। मीक मिल्स के तो बहुत सारे प्रूफ्स हैं यार, उसकी तो पूरी प्रॉपर वीडियो थी डीडी के साथ कि वो चल नहीं पा रहा है, वो ये नहीं कर पा रहा है। उसके अंदर लिखा था कि मीक मिल्स के साथ जो है बहुत कुछ होता था। डीडी पूल और में एक उनका वीडियो थी, पूल में एकदम लेटा ही ऐसे है कि तुम भाई देखे क्या ही नहीं करते कि वो स्ट्रेट बंदा है। पूरा प्रॉपर की तरह करके ऐसे लेटा हुआ। तो पता नहीं वो वीडियो अब इंटरनेट पे कहीं है कि नहीं है, अगर होती है तो मुझे हाँ है आप चलाइए जरा एक बार। ये डेली लाउड ने वीडियो डाली थी। सो बेसिकली हुआ ये था कि पहली जो वीडियो थी, जो पहला जो सरफेस हुआ था वो था ये ऑडियो था जो रीच सरफेस हुआ था। सिर्फ ऑडियो सुनाना चाहूंगा जनता को, सुनिए ऑडियो ध्यान से। All the champagne was spiked, son. Like, all the champagne was spiked. Everybody was passed the fuck out. I don't drink, so I was playing that shit off like I don't fucking drink. I smoke, nigga. Like, I smoke and I had my own weed, but, like, everybody was passed out. Yo, Diddy had that man in the room. Look, yes, I put my ear to the fucking door and I brought the phone because Diddy started going in overdrive. I ain't know what the fuck was going on, but I just heard balls slapping against ass cheeks. I heard niggas struggling to take dick. I heard niggas being like, yeah, daddy. Like, when he started all that daddy this and daddy that, and then I heard some hollering and struggling like, yeah, I kept the phone there and I recorded all this shit because I was तो ये जितना भी इसने बताया, इसके बाद जो बेसिकली हुआ था वो हुआ था ये वाली वीडियो की बात कर रहा था। ये वीडियो देखिए। Man, you doing it, man. You deserve it, daddy. You putting in that work. Proud of you. I love you. ये वीडियो में ज़्यादा चला नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर एक कॉपीराइटेड ऑडियो है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा देर जो है प्ले नहीं करना चाहूँगा। बट यही था। अब आप इसके पोज को ही देख सकते हैं कि किस पोज में खड़े थे भाई साहब हमारे। तो क्या हुआ है इस पोज में, ऐसा क्या हो गया था कि इतना फैलाना पड़ गया इनको पीछे से। ये थोड़ा एक चीज ऐसे मैं बताऊं, हम सारे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जस्टिन बीबर के साथ बचपन में ऐसा हुआ। तुम्हें पता है डीडी के साथ भी यही सब चीजें हुई थी। ये तो सब एलिज्ड है ना। ऐसे एलिज तो यार अभी बात भी हम वही एलिज वाली बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके साथ बचपन में हो तो आप दूसरों के साथ भी ये करोगे। देखो आंड्रे हैरल कुछ ऐसे करके कुछ नाम था, जिनका जो अपटाउन रिकॉर्ड्स के ओनर थे। उन्होंने डीडी को एज एन इंटर्न अपने पास रखा था कि तुम मेरे साथ रहो, तेरे को मैं सारा काम सिखा दूंगा, क्या होता क्या नहीं। उन्होंने ये काम सिखाया उन्हें, कैसे हरास करना है। और क्या उसके साथ ही किया, उसको सीधा बताया कि भाई ये धंधा है, ये गाने होते हैं, अच्छा ये गाने ऐसे ही बनते हैं, ये धंधा ऐसे ही चलता है। अच्छा, तो ये तुम्हारा रिकॉर्ड, मेरा रिकॉर्ड लेबल है, मैं वहाँ पे लोगों को असॉल्ट कर रहा हूँ, मैं माइनर के साथ फकअप कर रहा हूँ, तो तुम अपना जब रिकॉर्ड लेबल बनाना तो तुम भी ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो, पेडोफाइल बनना। उसने कहा कि ऐसे तुम लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, और अगर तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो तो तुम उससे प्रॉफिट भी ले सकते हो। वो बस एक कंट्रोल पावर का चीज होती है यार, जिसके पास पावर है ना वो ये सब चीजें करवा सकता है। बट मेरे को किसी के साथ सेक्सुअल कुछ करके उस पर पावर बनाने की जरूरत नहीं है भाई। एक कागज का पन्ना मेरे लिए बहुत होता है कि अगर मैं इस पन्ने पे साइन कर दूं और इसी पर टर्म लिख दूं कि आज से तेरी जिंदगी मेरे हाथ में गिरवी, तो अब वैसे भी उसके ओनर हो गया। मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एम्बैरेसमेंट की बात होती है ना यार यहाँ पे, उसको पब्लिकली डिफेम कर देने की, ये उसकी इज्जत ही नहीं रहे पब्लिक में। तो आप ऐसे भी कर, आप पब्लिक से उससे कैमरे से गायब भी कर दो, क्या इज्जत है उसकी, वैसे भी तो गायब ही हो गया ना। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। आजकल एक रील वायरल हो रही है
यहाँ पे कि इंडिया की बहुत फेमस सिंगर है कनिका कपूर, उनकी रील इस समय खूब चल रही है। और किसी पॉडकास्ट पे गई थी और उन्होंने एक बात बताई सिंपल सी कि 2019 के आसपास जब उनका करियर बिल्कुल चढ़ रहा था, जब बेबी डॉल और ये सारे गाने उन्होंने निकाले थे, तो उनके पास एक लेबल आता है और वो लेबल उनको बोलता है कि आप जो है ये लीजिए एक कागज़ का पन्ना और इस पे साइन कर दीजिए, आपकी पूरी ज़िंदगी जो है अब हम कंट्रोल करेंगे। और कनिका कपूर ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। क्या हुआ नेक्स्ट? कनिका कपूर की निकाल दिया होगा। आज 2019 है और आज का टाइम है, कितने गाने, जनता भी जाके सर्च कर सकती, कितने गाने कनिका कपूर के आए हैं और कितने, और ऑलमोस्ट ऐसा कोई फिल्म नहीं होती थी और कोई जिसमें भी उनका गाना ना हो। इवन इफ अगर आए भी हो तो कोई भी बेबी डॉल जितना पॉपुलर नहीं हो पाया है। हाँ, और उसके बाद किसी एक और मैडम थी, मैं उस लेवल का नाम भी नहीं लूंगा, बट उसके बाद एक मैडम और थी जो कि जिन्होंने कनिका कपूर की जगह जो है फॉर्म पे साइन कर दिया था। आज शायद वो इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट फीमेल सिंगर्स में से एक हैं और सब समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ कौन है। ऑडिशन हर जगह वो दिखेंगे आपको, हर टीवी जज बनी दिखेंगे आपको। तो वो मैडम ने ये वही है ना जिन्होंने कहा था कि बॉलीवुड से उनको पैसा नहीं मिलता। हाँ, ये वही मैडम है कि बॉलीवुड उनको गाने का पैसा नहीं, गाने गाने के पैसे नहीं दे रहा उनको बस। तो ये वही चीज़ है। तो अगर आपको किसी की जिंदगी उठानी है ना, तो आपको कागज बहुत है, आपका लॉ बहुत है, आप लॉ में किसी को भी फंसा सकते हो। ये तभी आप करते हो जो ये डीडी वगैरह कर रहे हैं, जब आप लिटरली मेनियाक हो, जब आप लिटरली एडिक्ट हो किसी चीज़ में। और यहाँ पर सिर्फ एडिक्शन की बात नहीं है, यूएस के अंदर बहुत टाइम से चल रहा है कि वहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वहाँ की रिलीजियस बिलीफ्स को तोड़ना चाहती है। सारे के सारे जीसस के अगेंस्ट जा रहे हैं हर चीज में। तुम जीसस को जो है मॉक कर रहे हो, तो ओलंपिक्स में क्या हुआ हम सब ने देखा, ठीक है। डोजा कैट्स के गानों के अंदर क्या हुआ आप खुद देखो। और डोजा, अरे टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट्स देख लो, उसमें इतने होते हैं, वो टेलर स्विफ्ट खुद करके बैठी होती थी। मैं जनता को जो है एक कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब डोजा कैट आई थी तब वो कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है, कुछ ऐसी दिखती थी वो जब वो आई थी। नहीं, अभी अगर आप देखो जो उसके लेटेस्ट जो गाने आए हैं, ये देखो आप, ये देखो डिफरेंस देख रहे हो आप, देखो शक्ल देखो आप, ये देखो। So when people say Hollywood is evil, this is what they mean. How Hollywood is evil. और ये सिर्फ डोजा कैट के साथ नहीं, सारे के सारे आर्टिस्ट हैं यार, सारे आर्टिस्ट हैं। मैं कहूँगा लिटरली 95% आर्टिस्ट सब के सब इन चीज़ों में हैं। अपने खून से जूतों का वो कर रहे हैं। इतने आए थे, प्रमोट कर रहे थे सैटानिक रिचुअल, सैटानिक नाइकी के साथ उनकी एक डील थी आर्टिस्ट की, पता नहीं कौन सा आर्टिस्ट था यार वो, लाइक प्रॉपर नाइकी के साथ था। उसने उसके शूज़ में उसका खून था, वो ब्लड रेड शू था, वो स्पेसिफिकली उसी ने अपने लिए बनवाया था। ये सब है ना, वहाँ पर जो है रिलीजियस जो वेज हैं उनको तोड़ रहे हैं बेसिकली इस समय। और क्योंकि नई नई चीज़ें हैं, तो अभी मेरे को जो मेन डर लग रहा है, जो लेटेस्ट हमारी जो स्टार बनी है सबरीना कारपेंटर, 5 साल 6 साल से गाने बना रही है, कोई नहीं जानता उनको। आउट ऑफ नोवेयर एक रात उनका एक गाना एक्सप्लोड होता है। हर साल नया आर्टिस्ट आता है ऐसे, तो यार क्या? हर साल नया आर्टिस्ट आता है ऐसे। हर साल आर्टिस्ट नया आता है, लेकिन हर साल आर्टिस्ट आते ही नंबर 1 बिलबोर्ड नहीं पहुंच जाता। और सबरीना कारपेंटर नई आर्टिस्ट नहीं, मैंने यही बोला, मैंने कहा 6 साल से वो औरत गाने बना रही है इस इंडस्ट्री में, एक गाना एक रात में उसको उठा देता है, ठीक है। और वो क्यों उठाता है, अब हमें बहुत अच्छे से क्लियरली पता है कि बेबी एक रात में फेमस कैसे हुआ है, ठीक है। हमें बहुत अच्छे से पता है डीजे गॉड इज फॉलिंग इन लव अगेन एक रात में फेमस कैसे हुआ है। तो सबरीना कारपेंटर का एस्प्रेसो एक रात में कैसे फेमस हुआ, वो उसकी अगली एल्बम की वीडियोस बताती हैं। जो लड़की गाने अपने लिख रही है 5 साल 6 साल से लड़कों पे गाने, कि मेरे लड़के ने ऐसा किया, मेरे लड़के ने वैसा किया, मेरे लड़के ने ऐसा किया, आउट ऑफ नोवेयर उसकी एक नई एल्बम आती है और वो जाके जो है उसके अंदर लेस्बो किस कर लेती है फॉर नो रीजन। वहीं पे ये सब चीज़ें तो समझ आनी चाहिए जिसको देखना है। और एक गाना था जो आप बता रहे थे, जो फेदर की वीडियो आई है, उसमें भी वो सेम चीज़ हुई है। इनफैक्ट यूएस में जो मेयर है उन्होंने ऑब्जेक्ट करा है उस वीडियो की, उस पर लाइक
विजुअल्स पे कि भाई क्या कर रहे हो तुम, चर्च में जाके तुम खून खराबा क्यों दिखा रहे हैं. द वीडियो इज़ वेरी डार्क दो, बट वो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या चर्च में होना चाहिए था, आई डोंट नो. बट देन अगेन जो इन्होंने ये बात बोली कि बहुत टाइम से यूएस में आर्टिस्ट वहाँ के रिलीजियस बिलीव्स को तोड़ने की कोशिश करें, एंड ऑफ कोर्स दिस कुड बी वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट. तो वही चीज़ है, और इसी के साथ यही है कि इसलिए मेरे को डर लगता है कि अगर हम देखें कि जस्टिन बीबर के साथ क्या हुआ, जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं कि जस्टिन बीबर बचपन में उनको स्टार बनाया गया क्योंकि उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था, अशर के साथ सेम चीज़ हुई, और कितना हुआ हमें नहीं पता. और अगर ऐसी वीडियो निकल आती है जहाँ पर कि हम देख सकते हैं कि जस्टिन बीबर लिटरली रो जाता है बिली एलिश को लेके कि उसके साथ क्या हो रहा होगा इस बात पे, तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि सबरीना कारपेंटर इज़ नॉट क्लीन राइट नाउ. सबरीना कारपेंटर के साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, ये किसी को नहीं पता. अब उस समय बैकएंड की बात है, बैकएंड की बात है, बट बस बात यही है कि उनके जो लेबल्स थे वो भी कहीं ना कहीं डिडी से कनेक्टेड हैं. तो अगर उस साइड से कुछ हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जब ये पूरा मामला हो रहा था उसी टाइम के आसपास जो है सबरीना कारपेंटर उठी थी. हो सकता है कि सबरीना कारपेंटर ने ऑलरेडी समिट अपने आप को कर दिया हो और अभी बस एक पिक किया गया हो उनको कि ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये अकेला डीडी का कुछ काम है, ये एक बहुत बड़ी लॉबी है जिसका डीडी एक बस मोहरा है. एक चीज़ अभी हमने भी यहाँ बैठने से पहले अभी अपने देखी थी कि 2020 या 21 के आसपास डीडी ने डिज्नी को खरीदने की कोशिश करी. हाँ, तो डिज्नी के अंदर बचपन से साइन थी सबरीना कारपेंटर. हाँ, डिज्नी का हम सबको पता है कि वो बच्चों को चाइल्ड आर्टिस्ट को उठा के अच्छा टीवी आर्ट फेम देती है, एंड उसके बाद सीधा हॉलीवुड में एंट्री. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे. सेलेना गोमेज है, माइली साइरस है, ज़ेंडेया है. वही चीज़ अब देखो, अगर डीडी उस चीज़ पे कंट्रोल करने की थॉट्स रख रहा था, इच्छा रख रहा था कि भाई ये डिज्नी में खरीद लेता हूँ, तब क्या हो सकता था, सोचो जरा. सारे बच्चे जाते हैं, बट ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हुआ, भगवान की कृपा थी डिज्नी. बट डिज्नी है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो कि डिज्नी में ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि डिज्नी से बड़ा वोक LGBTQ लवर शायद डीडी भी डीडी की लैब्स थी भाई, डीडी की लैब्स थी. और एक अभी जो सबसे बड़ी खास बात आ रही डीडी के बारे में वो ये है कि यूएस के अंदर जो एक राष्ट्रपति जो आपके इलेक्शन लड़ रही हैं वो एक ज़माने में कभी डीडी पार्टियों में जाया करती थी. ठीक है, ब्लैक माई ब्लैक लवर माई निग. तो वही बात है कि भाई साहब इसका इलेक्शन तो खत्म, फिर अगर इसका नाम सबसे पहले यही नहीं आएगा. हाँ भाई, तो अगर नाम अगर आ जाता तो गया, वैसे नाम आएगा नहीं. वो मुश्किल है. नाम ये तो आ चुका है कि भैया वो जाती थी, ये तो पता है, बट ये तो क्लियर है, फोटोज हैं, वीडियो तक कब तक छिपा लोगे आप, सब कुछ है. लेकिन बात ये है कि कितना अभी चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि देखो डीडी उन लोगों में से जिसने जो डेमोक्रेट का सपोर्टर, ओबामा का सपोर्टर रहा है. ओबामा के साथ फोटो हैं, पॉलिटिक्स का कुछ तो फायदा लेगा ना यार, वो भी अपने कनेक्शन का कुछ तो फायदा उठाएगा ना. यही सारी चीजें, और अभी यूएस में सरकार किसकी सबको पता ही है. तो यही था. चलिए आज का शो आज यहीं समाप्त करते हैं. इस शो को हम लोग अगली बार आएंगे वापस थोड़ी नई अपडेट्स के साथ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा केस है और ये काफ़ी दिलचस्प केस है और बहुत नाम खुलने वाले हैं इसके अंदर, मुझे पता है. बट ये समय कितना लगेगा बस देखने वाली बात है. बट पॉप नेशन ज़रूर इस स्टोरी पर बना रहेगा. देखते रहिए पॉप नेशन. मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते फिर से. तब तक खैर बनाइए. बाय.